Hi everyone, my name is Rishabh. So today's video will again going to be very important for the value investor. Doesn't matter whether you are investing into the real estate or stock market or maybe any other asset class, be it gold or crypto. This video will going to be very informative and very knowledgeable for you. Basically, this video is divided into the two sections. जिसमें first section में will going to talk about कि what is the reason for the dollar collapsing, like why dollar is collapsing, and into the second section we're going to talk about कि how will it impact you as an investor and what should be our strategy to deal with this. So this video will going to be super interesting, so keep watch this video till the very end. So let's come on to the first part, why dollar is collapsing. So see, there are three major reasons for the collapsing of the dollar, जिसमें जो टॉप मोस्ट रीजन है वो है हाई लेवल ऑफ द नेशनल डेट. यदि आप ये ग्राफ देखोगे तो यू विल गोइंग टू सी कि यार यूएसए का जो डेट है वो बढ़ते जा रहा है. यूएस अंडर राइट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेट, राइट. सी, अब डेट बढ़ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल यू टुक अ लोन ऑफ 1 CR एंड यू स्टार्टेड सम लेट्स से स्मॉल बिजनेसेस एंड यू मेड इट प्रॉफिटेबल. मे बी लाइक आफ्टर 2 years 3 years you started earning 2 CR or 3 CR revenue from the 1 CR that you are invested into it. So basically what you did, you used that borrowed money very productively. But क्या यूएसए भी जो borrowed money है, जो डेट ले रहा है, उसको क्या प्रोडक्टिव यूज कर रहा है? सो यू कैन सी दिस चार्ट कि ये जो चार्ट है वो डेट टू जीडीपी रेशो का है, विच इज कीप ऑन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. सो इसका मतलब क्या है कि यार डेट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बट जो प्रोडक्टिविटी है वो उस रेशो में नहीं बढ़ रही है. इसका मतलब क्या है कि यार डेट जितने रफ्तार से बढ़ रहा है उतने रफ्तार से जो है जीडीपी नहीं बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ रही है. यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट यूएस डेट इज समवेयर अराउंड $34 trillion and India's GDP is $3.5 trillion. US debt is basically the 10 times of the India's GDP, which is mind-boggling seriously. So now the question is, how will this debt impact the value of dollar? सी, सो बेसिकली होता है क्या कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जब डेट लेती है, यदि वो उनके पास से उनके जो रेवेन्यूज है उसमें से यदि डेट चुका दे सो देर इज नो प्रॉब्लम. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. वॉट बेसिकली गवर्नमेंट डू इज when they do not have sufficient revenue, when they do not have sufficient income, so what they do, they started printing money in order to repay the debt. वो क्या करते हैं कि डेट को चुकाने के लिए दे स्टार्टेड मनी प्रिंटिंग. अब इससे क्या होता है, मनी प्रिंटिंग से इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब मनी फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि वही चीज़ जो 100 की आ रही थी वही चीज़ अब 110 की आएगी, 120 की आएगी. सो बेसिकली क्या हुआ कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गई. सो बेसिकली टेकिंग सो मच डेट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डी डॉलराइजेशन और द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डॉलर. जितना ज़्यादा कंट्री डेट लेगी और उसको यदि रिपे नहीं कर पाएगी तो उतनी ही ज़्यादा उस करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, राइट. सो ये जो था वो मेन मेजर रीजन था फॉर द कोलैप्सिंग ऑफ द डॉलर. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रीजन फॉर द कोलैप्सिंग ऑफ द डॉलर. सो सेकंड रीजन है डिक्लाइनिंग ग्लोबल डिमांड फॉर द डॉलर करेंसी. Just read here, Saudi Arabia ends 50-year petrodollar deal with the US for the multi-currency sales. इसका मतलब क्या है कि 50 साल से भी ज़्यादा से जो सऊदी अरेबिया है वो उसके जो भी ऑयल के जो ट्रांजेक्शन होते थे, जो ट्रेड होते थे, वो डॉलर में करता था. बट नाउ दे आर ओपन टू डू ट्रेडिंग इनटू नॉट जस्ट इन US डॉलर बट इनटू द INR ऑल्सो, इन चाइनीज युआन ऑल्सो, इन यूरो ऑल्सो. सो बेसिकली इससे क्या समझ आ रहा है कि यार जो डॉलर की जो डिपेंडेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. डॉलर की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. और ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स, जैसे मैं रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कल ही कि इंडिया रशिया का कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उनका जो भी ट्रेड होगा दैट विल नॉट बी इन डॉलर बट इन देयर रीजनल करेंसी. सब बहुत सारी कंट्रीज ने बेसिकली किया है कि दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन पेमेंट सिस्टम rather than just depending on the dollar. जैसे if you'll talk about the China, then China has started their RMB system. Russia is moving towards the gold rather than depending on the dollar. El Salvador एक country है, I think Central America की, it's a sovereign country. So they completely implemented Bitcoin so successfully. मतलब वो तो पूरे Bitcoin पे आ गए. उनका जो भी normal day to day जो transaction होगा that will also be in, पहले डॉलर में होता था but now it is in the Bitcoin. So in a nutshell कहने का मतलब ये है कि जो डॉलर की डिपेंडेंस थी पहले, जैसे पहले क्या होता था, हर ट्रेड सारी चीज़ें जो है वो डॉलर में ही होती थी, बट अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ऑल कंट्री आर थिंकिंग इंडिपेंडेंट नाउ. दे डू नॉट डिपेंड ऑन
to the dollar. They wants to make their own independent payment system, right? So कहने का मतलब क्या है कि डिपेंडेंसी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है. एंड अगेन इकोनॉमिक का लॉ है कि किसी भी चीज़ की जब डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है. So this is the second major reason for the collapsing of the dollar. Now the third reason is declining the reserve currency status for the dollar. You can see in the table that the dollar share has been declining from the 65% into 2016 to 58% in 2023. Come on. And again, the second thing that you should observe in the table is that the yuan share has been grown from 1.08% in 2016 to 2.29% in 2023. So which is basically more than double in this period. So basically इसका रीज़न क्या है कि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी जो है वो डिक्लाइन हो रही है और चाइनीज युआन एज ए करेंसी जो है वो बढ़ते जा रही है. लाइक व्हाट इज द रीज़न? सी इसका जो रीज़न है बहुत ही सिंपल है. पहले क्या होता था कि जो यूएसए है इट वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर. मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही रोबस्ट थी. वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो है आदान प्रदान जो है वो बहुत ज़्यादा होता था. तो क्या होता था कि दूसरी सारी कंट्री ये सोचती थी कि यार इट इज़ वर्थ इट टू होल्ड द डॉलर और रिजर्व द डॉलर बिकॉज बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी है. तो इसकी वैल्यू जो है वो डाउन नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी. बट अब क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है. चाइना इज टेकिंग द मैक्सिमम शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. यू कैन क्लियरली सी दिस इनटू द मैप दैट चाइना इज लिटरली ओवरटेकिंग यूएसए in terms of taking the maximum share of world trade. और क्या होता है कि when you have the higher percentage of share of world trade then every other country wants to use your currency. क्या डॉलर लिटरली बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया? तो नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है. इनफैक्ट यू जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन, द शेयर ऑफ द ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज विच इज इन द डॉलर इज स्टिल एट द 59%. जो जितनी भी एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग होती है वो ऑब्वियसली डॉलर में होती है और वो 54% है. सो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज अगेन 88% इज स्टिल हैपनिंग इन द डॉलर. सो ऑफकोर्स डॉलर इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स वी कांट से कि भाई बिल्कुल ही खत्म हो गया है. बट क्या यूएस की इकोनॉमी जो है वो वीक हो रही है? ऑफकोर्स हो रही है. क्या यूएस डॉलर वीक हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है. तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हाउ विल इट इम्पैक्ट यू एज एन इन्वेस्टर एंड लाइक व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस. तो क्या आपको सीरियसली इम्पैक्ट करेगा एज एन इन्वेस्टर? तो इम्पैक्ट तो करेगा. इनफैक्ट यूएसए में कुछ भी होगा तो वो इंडियन इन्वेस्टर्स को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. देखो आप ये ग्राफ देखो, यू विल नो, यू जस्ट ऑब्जर्व सम स्ट्रक्चर. जैसे 2019 में क्या हुआ था, जब नैस्डैक और S&P 500 में फॉल आया था तो यही सेम पैटर्न जो है वो सेंसेक्स में भी अपने को देखने को मिला था. ये सेम सिमिलर थिंग्स हैपन इनटू द 2018. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी हैव अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द यूएसए में कुछ भी दिक्कत आएगी, कुछ भी ट्रबल आएगा तो वो इंडिया मार्केट में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. But the real question is why collapsing of dollar will impact you as an investor. See, it is bit complicated topic, but I'll try to as simplify as possible. So please just try to understand that. जैसे you take any asset class, be it gold आप देखोगे तो all time high, Bitcoin आप देखोगे तो all time high, real estate देखोगे तो all time high, Sensex देखोगे तो all time high. बट द क्वेश्चन इज क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है या ये यानी कि क्या ये रियल ग्रोथ है या आर्टिफिशियल ग्रोथ है? नाउ व्हाट इज द रियल ग्रोथ एंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रोथ? सी रियल ग्रोथ क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह प्लॉट लिया, फिर वहाँ पे क्या हुआ कि सम आईटी हब बन गया, वहाँ पे आईटी कंपनीज आ गई, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह बना दिए, ब्रिजेस वगैरह बना दिए, मेट्रो हो गया. उसके वजह से क्या हुआ कि आपकी जो प्लॉट है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई. सो अब वहाँ पे प्लॉट की प्राइस क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्चुअल में जो है वो डेवलपमेंट हुआ, राइट? यानी कि एक्चुअल में वहाँ का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, वहाँ पे आईटी कंपनीज वगैरह आई, तो बेसिकली वो पूरा एरिया प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड हुआ, पूरा एरिया जो है वो प्रॉपर डेवलप हुआ. तो अब यदि प्लॉट की प्राइस बढ़ रही है, सो दिस इज बेसिकली द रियल ग्रोथ की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है एक्चुअल में, इसलिए जो है वो प्राइस बढ़ रहा है. बट फॉर एग्जांपल यदि प्लॉट आपने ले लिया है वो बस बढ़ते ही जा रहा है, उसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, हालांकि डेवलपमेंट वगैरह आसपास जो है वो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या इसको आप रियल ग्रोथ बोलोगे? ऑफकोर्स आप इसको रियल ग्रोथ नहीं बोलोगे. आप इसको बोलोगे कि यार इट्स बेसिकली अ बबल. सो व्हाट इज बबल? बबल इज बेसिकली कि यार द प्राइस इज इन्फ्लेटिंग डे बाय डे, बट द इंट्रिंसिक वैल्यू इज नॉट इंक्रीजिंग.
The same thing is happening in the world today. The growth is not the real, but it's the artificial growth. Now let me try to understand you. Get into the screen. You will see जैसे 2008 के बाद क्या हुआ था कि मार्केट एकदम से जो है वो ऊपर चले गया था, यानी कि मार्केट की जो है वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो क्या मार्केट की वैल्यू इसलिए बढ़ी थी कि फंडामेंटल यानी इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ गई थी, यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह बढ़ गई थी, या इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट आ गया था? ऐसा हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. इनफैक्ट जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि मनी प्रिंटिंग जो है वो बढ़ गई थी. तो मनी प्रिंटिंग बढ़ी थी, इसलिए जो है मार्केट में क्या हुआ था, एकदम से बूस्ट आ गया था, ना कि रियल ग्रोथ हुई थी या कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट आया था. सेम थिंग हैज हैपन इन 2020 ऑल्सो. अगेन कोई रियल ग्रोथ नहीं आई थी, या कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं आई थी, या कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू जो है नहीं बढ़ी थी, बट इट वॉज जस्ट द क्वांटिटेटिव ईजिंग और मनी प्रिंटिंग. सो दिस वॉज नॉट बेसिकली द रियल ग्रोथ. वो गवर्नमेंट ने मनी प्रिंटिंग के थ्रू जो है वो आर्टिफिशियल ग्रोथ जो है वो लाई थी. इट्स नॉट अ रियल ग्रोथ. कहने का मतलब है मार्केट इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ द रियल ग्रोथ, बट मार्केट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द मनी प्रिंटिंग. एंड बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो डॉलर था इट वॉज सो डोमिनेटिंग, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में हर चीज़ जो होती थी वो डॉलर में होती थी. बट अब क्या हो रहा है, चीज़ें जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, यानी कि अब जो दूसरी कंट्रीज है दे वांट टू डू द पेमेंट और दे वांट टू डू ट्रेडिंग इनटू देयर रीजनल करेंसी और अदर करेंसी देन द डॉलर. तो अब क्या होगा कि मनी प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डॉलर में नहीं होगी. अब बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग डॉलर में नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ ऑफ ट्रेड होगी इट विल गोइंग टू स्लो डाउन. वाई? बिकॉज नो वन इज अंडर राइटिंग द डेट. तो व्हेन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड विल गोइंग टू स्लो डाउन, तो इससे क्या होगा, इससे जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा. सो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन टू द हाई रिटर्न एसेट. अब जो है वो FD, PPF, EPF में जितना भी आप इन्वेस्ट वगैरह कर रहे थे 8-8%, 7-7%, नाउ दिस विल नॉट गोइंग टू बी वर्थ वाइल. वाई? बिकॉज सी इन्फ्लेशन इज इट सेल्फ 10%. मतलब गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, 5% है, बट इन रियल टर्म्स, टू बी बिलीव मी, इन रियल टर्म्स द इन्फ्लेशन इज लिटरली अप टू द 10% और एटलीस्ट 11%. यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखोगे तो इट इज लिटरली गोइंग अप एवरी ईयर बाय मोर देन 15%. यदि आप बच्चों के स्कूल के फीस वगैरह देखोगे तो मतलब 8% क्या ही लगता है. मतलब लिटरली इन्फ्लेशन इज नॉट 6% और 8%, बट बिलीव मी इन्फ्लेशन इज 10%. सो यदि आप 10% इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में आप 8% की FD कराओगे, EPF कराओगे, सो मतलब इट्स अ कॉमन सेंस कि यू आर नॉट making the wealth but you are losing the wealth, right? So as an investor what you have to do, you literally have to invest into the little riskier asset. And I'm not insisting you to do that, but we are basically in the kind of environment that we left out with the no option, but we have to invest into the little bit of risky asset. Do I absolutely want to invest into the risky asset like all my money? Definitely not, but like what choice do I have? So definitely maximum amount of the money we have to invest into the equity or quality real asset, whether the where the rental yield is like 5%, 6%, you know. So 15% तो कम से कम रिटर्न जो है आना ही चाहिए, बिकॉज 10% तो हमारा इन्फ्लेशन ही हो रहा है. सो 15-18% रिटर्न is mandatory into this high inflationary environment. अब तक यदि सम अप करूँ तो सी डॉलर जो है वो डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा है. क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि US जो है बहुत ज़्यादा डेट जो है ले रही है. तो उससे क्या हो रहा है, मनी फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. और सेकंड पॉइंट ये था कि डॉलर की जो डिपेंडेंस है वो कम हो रही है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो है वो अपना अल्टरनेटिव देख रही है. वो डॉलर में जो है वो ट्रेड नहीं करना चाहती है, वो अपनी रीजनल करेंसी में जो है वो ट्रेड करना चाहती है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया सऊदी अरेबिया, नाउ दे आर ओपन टू डिफरेंट करेंसी. INR हो गया या युआन हो गया या यूरो हो गया. पहले वो सिर्फ डॉलर में करते थे, बट नाउ दे आर ओपन टू डू देयर ट्रेडिंग इनटू द मल्टीपल करेंसी. सो अगेन द डिपेंडेंसी ऑफ द डॉलर इज गोइंग डाउन. यदि आप रिजर्व करेंसी स्टेटस देखोगे तो इससे जो डॉलर के जो रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, और जो युआन है यानी जो चाइना की जो करेंसी है उसके रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि चाइना इज अ न्यू इकोनॉमिक पावर because of the highest percentage of the share of the world trade reason. So basically ये 3 मेजर रीजन थे जिसके कारण डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो रही थी, डी-डॉलराइजेशन हो रहा था. अब एज एन इन्वेस्टर वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगी? डेफिनेटली जो भी USA में होता है, मैंने आपको बताया, उससे आपको डेफिनेटली इंडियन इन्वेस्टर जो है वो इम्पैक्ट होंगे ही होंगे. अब डॉलर कोलैप्सिंग से क्या होगा, सी वर्ल्ड ट्रेड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ट्रेड होता कब है,
ट्रेड तब होता है जब फ्लो ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए इज ट्रेडिंग विद लेट्स से चाइना और इंडिया। सो बेसिकली यूएसए में बहुत जितना ज़्यादा मनी फ्लो होगा या इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा मनी फ्लो होगा, ट्रेडिंग जो है वो इतनी ही ज़्यादा होगी। सो मनी फ्लो कब बढ़ता है, जब कंट्रीज जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा प्रिंट करती है। बट क्योंकि नाउ द डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर इज गोइंग डाउन, तो मनी प्रिंटिंग जो है वो यूएसए की कम हो जाएगी, तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे स्लो डाउन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अभी की भी यदि मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन जो है वो समवेयर अराउंड 10% है। गवर्नमेंट आर लाइंग द डेटा सिंपली, right? So basically as an investor, what you have to do, you have to invest into the high return assets rather than relying on the FD, PPF and all these shit things. कोई invest into the good quality real estate or invest into cryptos or invest into the high quality business through the equity. So that's only for today and thank you so much.